गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के नोट्स डिस्कस कर रहे थे, जिनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो आज हम थर्ड चैप्टर जो कि किनशिप कास्ट इन क्लास है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की जो ये पीडीएफ है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप ये वहां से ले सकते हो। काफी पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, लगभग पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए गो थ्रू के तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक रिविजन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे नोट्स की एक रिविजन। तो महाभारत जो है इसमें अर्ली पीरियड के बारे में ये हमें बहुत कुछ बताती है। जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं इनको यूज किया जाता है बाय हिस्टोरियंस, जिनके थ्रू हमें उस टाइम के सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी उन सब के बारे में हमें पता चलता है। टेक्स्ट लाइक महाभारत हमें सोशल हिस्ट्री बताने में बहुत हेल्प करते हैं। महाभारत एक कोलोसल एपिक है जो कि लगभग 1 लाख वर्सेस यानी कि छंद में उसको डिपिक्ट किया गया है। ये एक रिचेस्ट टेक्स्ट है सब कॉन्टिनेंट पे। लगभग ओवर 1 साल 1000 ईयर्स अगो ये कंपोज किया गया था। इसमें स्टोरीज हैं और अलग अलग जो हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं। जो मेन सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की वो 2 कजन्स के बीच में जो लैंड और पावर के लिए फाइट हुई थी उसके आसपास पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। महाभारत के क्रिटिकल एडिशन की बात करें, ये एमसीक्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में एक इंडियन संस्कृतसिस्ट थे वीएस सुक्तांकर, उनकी एक टीम थी जिन्होंने महाभारत के अलग अलग एडिशंस को सर्च किया था। इनिशियली हमें मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली थी महाभारत की वो संस्कृत में थी। फिर हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अलग अलग देश के हिस्सों में मिलने लग गई थी मैन्युस्क्रिप्ट और वर्सेस। अल्टीमेटली उनमें से कुछ कॉमन को सेलेक्ट किया गया और पब्लिश किया गया, जो कि लगभग 13,000 पेजेस में, और 47 इयर्स इस प्रोजेक्ट में लगे थे। कुछ कॉमन कंपोनेंट्स थे जो आपको संस्कृत वर्जन, तमिल और कश्मीर वगैरह में मिलेंगे, लेकिन हर जगह के रीजन के हिसाब से भी वेरिएशन था। रीजनल वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। हर एक मेन टेक्स्ट में फुट नोट्स में ये चीज दी गई थी। रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस ऑफ अर्ली सोसाइटी। अगर हम फैमिलीज की बात करें तो किन फ्लॉक्स एक नेटवर्क तरीके से कहा जाता है। फैमिली एक लार्ज नेटवर्क का हिस्सा होती थी। रिलेटिव्स भी फैमिली का ही हिस्सा होते थे और एक टेक्निकल टर्म किन फ्लॉक यूज की जाती थी सबके लिए। There was a vary in terms of number of members in relation with one another और kind of activities वो शेयर करते हैं, उनकी रिलेशनशिप ये एक जगह दूसरी जगह पे एक फैमिली टू फैमिली भी वेरी करता था। जो एक ही फैमिली के होते थे ऑफन वो लोग खाना, रिसोर्सेस, पानी साथ में रहते थे, रिसोर्सेस शेयर करते थे और रिचुअल साथ में परफॉर्म किया करते थे। नेचुरल जो फैमिली टाइज होते थे, जो फैमिली रिलेशंस होते हैं, इनको नेचुरल और खून का रिश्ता माना जाता था। अब कुछ सोसाइटीज में जो कजन्स होते हैं उनको भी ब्लड रिलेशन माना जाता है, जबकि कुछ सोसाइटीज में ऐसा नहीं माना जाता है। अर्ली सोसाइटीज में हिस्टोरियंस ने जो एलीट फैमिली है उनके बारे में तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। ये केस तो आपको ये केस तो आपको पूरी हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि जो एलीट फैमिलीज हैं उनके बारे में तो हमें बहुत इजीली पता चलता है, बट जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके बारे में जानना कि ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसी होती थी वो जानना थोड़ा मुश्किल होता है।
रूल्स ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो फादर है उसके बाद उसका सन, फिर ग्रैंडसन और फिर ग्रेट ग्रैंडसन, ऐसे ही वो राजा बनते रहेंगे। मैट्रिलिनी क्या होता है? डिसेंडेंट ट्रेस थ्रू मदर, मदर के थ्रू डिसेंडेंस ट्रेस की जाती है। एट वन लेवल हम ये देखते हैं कि जो महाभारत है वो पैट्रिलिनी है, क्योंकि हमने देखा पावर और लैंड की लड़ाई हो रही है, बट पावर में क्या हो रहा है कि फादर के बाद सन या उसका ब्रदर यही पावर में आ रहे हैं, तो ये पैट्रिलिनी सोसाइटी को दर्शाता है। हमें लैंड और पावर के ऊपर लड़ाई दिखती है दो कजन्स में, जो कि कौरव्स और पांडव्स थे, और वो एक ही सिंगल फैमिली कुरुस से बिलोंग करते। जैसे कि मैंने आपको भी पीछे बताया कि कहीं कहीं पे कजन्स को ब्लड रिलेशन माना जाता था और कहीं कहीं पे नहीं माना जाता था, तो इस केस में कजन्स को ब्लड रिलेशन माना जाता था। तो लीनिएज थी जो कि कुरु एक बहुत डोमिनेटिंग महाजनपदा नहीं, जनपदा था, एक वन ऑफ द जनपदा, और वहां के ये दो कजन्स थे कौरव्स और पांडव्स, जिनके पावर के लिए उनके बीच में लड़ाई हुई थी। पैट्रिलिनी की अगर हम बात करें तो जो भी फादर के रिसोर्सेज हैं वो फादर की डेथ के बाद सन क्लेम करता है। मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज जो आप 6th सेंचुरी के बाद से देखोगे वो इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं कि या तो सन फॉलो करेगा, मतलब फादर के बाद सन, अगर सन नहीं है तो ब्रदर, ये वन एंड अदर, यही किंग्स मैन जो हैं, यही जो गद्दी है, थ्रोन है, उसे क्लेम करते थे। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि प्रभावती गुप्ता, जहां पे हमें दिखता है कि वुमेन के पास पावर थी, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम पैट्रिलिनी की बात करें तो ये फैमिलीज में यूनिक नहीं है, एलीट फैमिलीज में, ऑर्डिनरी फैमिलीज में भी पैट्रिलिनी ही फॉलो की जाती होगी। अगर हम मैरिज की बात करें तो दो सिस्टम ऑफ मैरिज हैं, एक एंडोगेमी और एक्सोगेमी। मैरिज जो विद इन द किन फ्लॉक्स, यानी कि जो हम फैमिली मान रहे हैं, कजन्स वगैरह, उन्हीं में ही जब हो जाए तो वो एंडोगेमी होती है, और मैरिज जब आउटसाइड द किन हो उसको एक्सोगेमी कहते हैं। ये ना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट से ना कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैरिज विद इन द किन, और ऑप्शन में आपको एंडोगेमी और एक्सोगेमी दोनों दिए जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि विद इन में एंडो और आउटसाइड में एक्सो। लाइव्स ऑफ यंग गर्ल्स और वुमेन जो थी वो बहुत केयरफुली मेंटेन की जाती थी, और उनकी राइट टाइम पे उनकी शादी कर दी जाती थी एक राइट पर्सन से, और एक कन्यादान का सिस्टम कि गिफ्ट ऑफ डॉटर, जो कि एक रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर माना जाता था, वो भी उससे अराइज हुआ था। 3 तरीके की मैरिज होती थी, एक मोनोगेमी, एक पॉलीगेमी और एक पॉलीएंड्री। मोनोगेमी में क्या होता था कि ये प्रैक्टिस वेयर अ मैन इज हैविंग वन वाइफ, वन मैन एंड वन वाइफ। पॉलीगेमी में क्या होता था, या पॉलीगिनी, इसमें प्रैक्टिस अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, जो कि किंग्स वगैरह फॉलो करते थे। और पॉलीएंड्री होता था कि अ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, जैसे द्रौपदी जो हमने महाभारत के केस में देखा। पॉलीएंड्री हमें कम देखने को मिलता है, बट फिर भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम 500 BCE से बात करें तो जो मैरिज की जो नॉर्म्स हैं कि क्या मैरिज के रिचुअल्स होने चाहिए, क्या बिलीव्स, जैसे ऊपर हमने कन्यादान का कॉन्सेप्ट देखा, ये सारे नॉर्म्स धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति में लिखे गए और कंपाइल किए गए हैं। टेक्स्ट जो हम देखते हैं ये धर्मसूत्र, शास्त्र या मनुस्मृति में, तो ये 8 टाइप ऑफ मैरिजेस बताते हैं। इसमें से 4 मैरिजेस को गुड बताया गया है और बाकी 4 मैरिजेस को कंडेम किया गया है। ब्राह्मणिकल नॉर्म्स ने उन 4 मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो वो 4 मैरिजेस को ये लोग कंडेम कर रहे हैं वो कोई फॉलो नहीं करता, वो होती थी फॉलो, बट उनको ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं माना जाता था। अब गोत्र की अगर हम बात करें तो एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है कि टर्म एज गोत्र। गोत्र क्या होता है? एक वैदिक शीर, एक नेम होता है। आप किस गोत्र से बिलोंग करते हो, मतलब आप उस वैदिक शीर के डिसेंडेंट हो, आप उनके आगे, मतलब वो आपके पूर्वज हैं, तो ऐसे करके गोत्र नेम दिया जाता है। तो गोत्र के 2 रूल्स हैं, पर्टिकुलरली जो
वुमेन को मानने होते हैं कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड कि जब वो उनकी शादी होती है तो उनके अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का जिनसे उसकी शादी हुई है उस गोत्र को उनको अडेप्ट करना पड़ेगा और अब वो वाले गोत्र की वो जानी जाएंगी। और एक ही जो गोत्र के लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते बिकॉज वो उनके डिसेंडेंट्स हैं, मतलब आप उन्हीं के बच्चे हो, एक तरीके से फोर फादर्स हो, तो ये मान रहे हैं कि आप तो ब्रदर सिस्टर्स हो गए, तो इसीलिए एक गोत्र में शादी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था। सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स जो थे वो पॉलीगेनस इस चीज को मानते थे, मतलब कि क्वीन हु मैरिड सतवाहना इंडिकेटेड मेनी ऑफ देम वो अपने फादर का गोत्र ही रखती थी, शादी के बाद भी उन्होंने अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा। एक और चीज हमें क्वीन की देखने को मिलती है जो सेम गोत्र की होती थी, ऑपोजिट टू आइडियल ऑफ एक्सोगेमी रिकमेंडेड इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की, मतलब एक ही गोत्र की जो क्वींस हैं वो एक किंग से शादी कर रही हैं, मीन्स सेम गोत्र की क्वींस बट दे आर मैरिंग टू अ किंग। ये वाली चीज भी हमें देखने को मिलती है। ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस जो एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन होती थी वो प्रेवलेंट कुछ साउथ इंडियन कम्युनिटीज में थी कि वो अपने ही किन फ्लॉक्स में ही शादी कर दिया करते थे। सतवाहना ऑल्सो हैड रिलेशन विद शाकाज हु कंसिडर्ड एज आउटकास्ट्स, उनको आउटकास्ट माना जाता था बट फिर भी माना जाता है कि सतवाहना ने उनके साथ मैरिज रिलेशंस बनाए थे। तो वर मदर्स इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज, तो इसमें हम सतवाहना का ही रूलर्स का एग्जाम्पल देते हैं जो कि मेट्रोनोमिक्स अपने आप को मदर के नेम से डिराइव करते थे। जनरली किंग्स जो होते थे वो अपने फादर के नेम से डिराइव करते थे बट सतवाहना रूलर्स मदर के नेम से डिराइव करते थे। और जो सतवाहनास थे चाहे वो मदर को इम्पोर्टेंस देते थे बट उनकी जो सक्सेशन होती थी कि अब फादर की डेथ के बाद कौन पावर में आएगा, तो वो सक्सेशन पैट्रिलिनियली थी, मतलब उसके बाद उनका सन ही आएगा, चाहे वो मदर का नेम ले रहे थे बट पैट्रिलिनी वो भी फॉलो कर रहे थे। अगर हम कास्ट डिफरेंसेस की बात करें तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में जैसे मैरिज के बारे में लिखा गया है ठीक उसी तरह ऑक्यूपेशन के बारे में भी लिखा गया है कि जो 4 कैटेगरीज या वर्णास हैं उन्हें क्या करना होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन्हें क्या क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं वो सब इसमें मेंशन किया जाता है। जैसे ब्राह्मण की बात करें तो इनको माना जाता है कि इनको स्टडी और औरों को पढ़ाना चाहिए वेद में जो भी लिखा है, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने चाहिए और गिफ्ट्स देने चाहिए और रिसीव करने चाहिए। जो क्षत्रिय है उसको लड़ाई लड़नी चाहिए, वॉर, अपनी प्रजा को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जस्टिस करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, उनको भी वेद को पढ़ना चाहिए और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाने चाहिए ब्राह्मण्स के थ्रू और गिफ्ट्स देने चाहिए। वैश्य जो है इनको एग्रीकल्चर जो खेती पैस्चरलिज्म जो ये कैटल्स वगैरह को पालना और ट्रेड करना ये सब इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। और जो शूद्रास थे ये एक ऐसी क्लास थी जो इन तीनों को सर्व करेगी, ये चीज हायर वर्णास को ये उस धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में मेंशन किया गया था। ये जो राइट ऑक्यूपेशन का नॉर्म था इसमें ब्राह्मण्स ये कहते थे कि ये डिवाइन है, मीन्स ये बाय बर्थ है और ये डिवाइन चीज है। सेकेंड, ये किंग को एडवाइस करते थे और इंश्योर करते थे कि उनके राज्य में ये जो ऑक्यूपेशन और जो चीजें उन्होंने लिखी हैं उनको पालन किया जाए। थर्ड, ये लोगों को परसुएट करते थे कि जो उनका स्टेटस है 4 वर्णा में वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ है, तो अब वो चीज बदल नहीं सकती, वो बर्थ के बेस पे है। और वो रीइंफोर्स करते थे जो महाभारत और टेक्स्ट्स में जो चीजें लिखी गई थी उन बातों को बार बार दोहरा के उन्हें फॉलो करवाया करते थे। जो नॉन क्षत्रिय, अब एज पर द रूल्स ऑफ ब्राह्मण्स ओनली क्षत्रिय ही किंग बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र वैश्य किंग नहीं बन सकता। बट हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती हैं जैसे कि धर्मशास्त्र में लिखा है, मैंने आपको बताया। बट अगर हम मौर्यस की बात करें तो इन्होंने बहुत लार्ज एम्पायर में रूल किया, बट ये हमेशा डिबेट किया जाता है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स ये कहते हैं कि जो मौर्यस हैं ये लो कास्ट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, मींस दे वर नॉट क्षत्रिय, बट स्टिल मौर्य एम्पायर को आप डिनाई नहीं कर सकते जितना बड़ा और वास्ट रूल उन्होंने किया।
इसी तरीके से शुंगास और कुनवास की भी अगर हम बात करें, जो मौर्यास के जब मौर्य डायनेस्टी वीक पड़ गई और उसके बाद ये लोग पावर में आए, तो ये भी क्षत्रिय नहीं थे, ये भी ब्राह्मण थे। तो इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पावर ओपन टू वन हु मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज वर रियली डिपेंडेंट ऑन द बर्थ एज क्षत्रिय। बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे। शाकास जो सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे, उनको तो मलीचास बारबेरियन, मतलब ये तो शूद्र से भी नीचे मलीचास माना जाता था, बारबेरियन माना जाता था, आउटसाइडर्स माना जाता था इनको। इन्होंने रूल किया। और फिर सतवाहना डायनेस्टी भी माना जाता है कि ये भी ब्राह्मण थे। इवन जो सीबीएसई का क्लास 12 का सैंपल पेपर आया था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, हमें आइडेंटिफाई करना था वो रूलर जो ब्राह्मण था, पर उसने ये क्लेम किया था कि वो क्षत्रिय की प्राइड को डिस्ट्रॉय करेगा, उनके मान को तोड़ देगा। तो वो थे गौतमीपुत्र सीरी सतकर्णी। और जो सतवाहना है ये भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो ये 4-5 एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसमें आपको मौर्य और सतवाहना डायनेस्टी तो जरूर मेंशन करना है अगर आता है कि क्या हमेशा क्षत्रिय ही किंग्स होते थे। अब जाति एंड सोशल मोबिलिटी, ब्राह्मणिकल थ्योरी जैसे जाति है, इसे वर्ण सिस्टम में 4 हैं, ऐसे ही ब्राह्मण मानते थे कि जाति भी वर्ण की तरह बाय बर्थ होती है। वैसे वर्ण का सिस्टम 4 थे, ये फिक्स था, जाति का कोई फिक्स नंबर नहीं था। ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने नए ग्रुप्स एनकाउंटर किए जैसे निषाद। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो इसमें हमें एकलव्य की स्टोरी भी देखने को मिलती है, जो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए आए थे। और लाइक निषाद, ये फॉरेस्ट में रहते थे और वांटेड टू असाइन अ नेम ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसे जो सुनहार हैं सारे, अब वो अपने आप की एज पर द वर्क जो वो काम कर रहे हैं सुनहार का, वो जो सारे सुनहार हैं वो अपने आप को मिल के अपने प्रोफेशन के बेस पे कि हम सब सुनहार है, ये हमारा काम है, तो वो एक जाति क्लासिफाई कर देते थे उसको। जाति का मतलब ये था कि वो लोग जो कॉमन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है, सारे सुनहार हैं, लोहार हैं, वो एक ऑक्यूपेशन वाले, उनको यहाँ पर श्रीन्स और गिल्ड्स, अपनी खुद की कम्युनिटी, एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, और उसको वो जाति है वो उनकी। वन इंटरेस्टिंग एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है मध्य प्रदेश में, जो कि ऐसे सिल्क वीवर्स की बताता है कहानी, जो गुजरात में रहते थे, फिर बाद में वो मध्य प्रदेश आए और वो दशापुरा, तो ये उनकी जाति का नाम था, ये जो उनकी कम्युनिटी है, गिल्ड है, जो उनका ग्रुप है, उसका ये नाम है। तो हमें सोशल प्रोसेसेस और उस टाइम की इनसाइट ऑफ नेचर पता चलता है इंस्क्रिप्शंस, जो हमें ये लिखी हुई चीजें मिलती हैं। अब इन 4 वर्णा से आगे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे, जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, उनको मलीचास बोला जाता था। और आउटकास्ट, इनको नीचे देखा जाता था, लुक डाउन। और हायर वर्ण पीपल और जो ड्वेलर्स होते थे, ये भी आउटकास्ट माने जाते थे। अब अगर आप एकलव्य की स्टोरी देखोगे, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर थे, वो भी धनुष बाण की, आर्चरी की शिक्षा लेना चाहते थे द्रोणाचार्य से। तो वो भी एक फॉरेस्टर थे। तो वो 4 वर्णास हैं, उसमें वो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, तो ही वाज फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक उसी तरीके से भीम जब फॉरेस्ट में जा रहे थे, तो जो पांडव में से एक 5 ब्रदर्स थे, वो उनमें से एक ब्रदर थे भीम, तो उन्होंने हिडिंबा से शादी की थी, जो कि माना जाता है एक राक्षसी थी, जो एक, और उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था जिसका नाम घटोत्कच था। तो शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम फॉरेस्ट। तो इन लोगों को दूसरी कास्ट का माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके रिलेशंस नहीं थे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर से दिखाया जा रहा है। लोअर वर्नास और कॉन्फ्लिक्ट विद हायर वर्ना, वर्नास के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रही है। ब्राह्मण जो हैं वो कुछ लोगों को आउटसाइड द सिस्टम मानते हैं, जैसे अनटचेबल्स उनको माना जाता है। कुछ ऐसे हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको प्योर माना जाता है, और माना जाता था कि अनटचेबल्स या शूद्रा से फूड लेना भी गलत है, पॉल्यूटिंग माना जाता था। इन लोगों का काम होता था डेड बॉडीज को हैंडल करना, और इनका टच भी पॉल्यूटिंग रिगार्ड किया जाता था। मनुस्मृति में चंडाल्स
जो कि अनटचेबल्स में भी काफी नीचे की कैटेगरी मानी जाती थी, उनकी भी ड्यूटी स्टेट की गई थी कि इनको विलेज के बाहर रहना पड़ेगा, दूसरे लोगों के डिस्कार्ड किए हुए बर्तन उनको यूज करने पड़ेंगे, जो जिनकी डेथ हो गई है उनके कपड़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये सिर्फ लोहे के बने हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं वही पहन सकते हैं, ये विलेज में रात में वॉक नहीं कर सकते, और जिनके भी कोई रिलेटिव्स नहीं है उनकी डेड बॉडीज को इनको डिस्पोज करना पड़ेगा, उनके जो भी रिचुअल्स हैं वो सब इनको करने पड़ेंगे। तो एग्जीक्यूटर्स के तौर से इनको सर्व करना होता था। एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फा ज़ियांग और चाइनीज पिलग्रिम ज़ैंग, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया और लिखा है अनटचेबल्स के बारे में कि ये लोग क्लैपर्स लेके चला करते थे ताकि दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि ये आ रहे हैं। एक चाइनीज पिलग्रिम ने भी ऑब्जर्व किया और इनको स्कैवेंजर्स की तरह कहा कि इन लोगों को तो सिटी से बाहर रहने को मजबूर किया जाता है। अब जब हम रिसोर्सेज और स्टेटस की बात करते हैं तो जेंडर, तो मनुस्मृति, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में पैटर्नल एस्टेट को मेंशन किया गया है कि फादर की डेथ के बाद सन को मिलेगा और सबसे ज्यादा शेयर सबसे बड़े बेटे को मिलेगा। वुमेन, चाहे वो वाइफ है, बेटी है, बहन है, उन्हें कोई भी रिसोर्स की एक्सेस नहीं थी और वो क्लेम भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ एक वुमेन का जो स्त्री धन होता था, वुमेन्स वेल्थ, उस पे वुमेन का क्लेम होता था, वो अपने बच्चों को अपनी मर्जी से वो दे सकती थी, इस पे उनका खुद का राइट होता था, इसमें उनको फैमिली में हस्बैंड की परमिशन नहीं चाहिए थी। वेल्थ ऑफ वुमेन, जैसे वटक्का वाइफ जो कि प्रभावती गुप्ता थी, वो लैंड होल्ड करती थी, बट हमें ये सिर्फ कुछ अपर कास्ट क्लास में दिखता है, बट हमें ऑर्डिनरी लोगों में नहीं दिखता कि कोई वुमेन इतना ज्यादा लैंड होल्ड करती होगी और लैंड ग्रांट्स भी देती होगी। अगर हम प्रॉपर्टी की एक्सेस की बात करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रेगुलेटिंग एक्सेस दी गई है वर्ण बेस पे। तो जो फर्स्ट 3 वर्णास हैं वही मेन को ऑक्यूपेशन में, बाकी शूद्रास को तो सर्व करना होता था। वेल्दीएस्ट मैन ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य एंड पुअरेस्ट मैन वुड बी शूद्र। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करते हैं इन सोसाइटीज इन जो डिफरेंसेस को, अब वो लिखे गए हैं बुक्स में, बट ये जरूरी नहीं है कि एज अ नेचर और इनफ्लेक्सिबल इनको रिगार्ड किया जाता सोसाइटी में। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उन्होंने इनको बिल्कुल भी डिसरिगार्ड किया कि ये नेचुरल है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उन्होंने, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने रिजेक्ट किया कि ये बाय बर्थ है, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्लेम करते थे, उस बात को रिजेक्ट किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने। एक जो हम तमिल्स की बात करें तो एंशियंट तमिल में men were generous and respected। तमिलनाडु में हमें चीफ डोम्स देखने को मिलते हैं। पैट्रन्स, पोएट्स जो कि प्रेज में किंग की गाया करते थे। पोएम्स हमें तमिल संगम जो कि सोर्स है वहां से देखने को मिलती हैं, और हमें पता चलता है कि रिच और पुअर में डिफरेंसेस वहां पे भी थे और रिसोर्सेज के बेस पे थे, जितने रिसोर्सेज जो होल्ड करता है उसके बेस पे रिच और पुअर होता था। अगर हम सोशल डिफरेंसेस की बुद्धिस्ट थ्योरी में बात करें तो जो सोशल इनइक्वालिटीज की बात की गई है उसमें सूत पिटक ओरिजिनली वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत पीसफुली शांति से रहते थे बाय नेचर, और सिर्फ खाना खा के अपना जो भी उन्हें खाना चाहिए होता था उससे वो अपनी लाइफ बसर करते थे। ग्रेजुअली ह्यूमंस ग्रीडी होने लग गए और लीडर्स बनने लग गए जो स्ट्रांग लोग होते थे। लीडर ये इंश्योर करता था कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे और कोई भी क्राइम हो तो उसको सजा मिले, और सब चीजों का ध्यान रखा करता था। फॉर हिज सर्विस प्रपोर्शन ऑफ राइज उसको प्रोवाइड किया जाता था। द लीडर जिसको चूज किया जाता था उसको महासम्मता बोला जाता था। तो जो किनशिप होती थी बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, फिर टैक्सेस आने लग गए फॉर्म ऑफ पेमेंट जो किंग को दी जाती थी, और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन रिवील हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। अगर हम महाभारत की लैंग्वेज की बात करें तो ओरिजिनली माना जाता है कि जो ओरिजिनल वर्जन है महाभारत का वो संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन हमें और अलग अलग रीजन की भाषाओं में भी महाभारत लिखी हुई मिलती है। संस्कृत का जो वर्जन है महाभारत का वो बहुत सिंपल है देन जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है।
तो बहुत सारे वर्जन हैं, तो कुछ सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें जो हिस्टोरियंस क्लासिफाई करते हैं महाभारत का, तो वो दो ब्रॉड हेड्स में, एक नैरेटिव और एक डिक्टेटिव, दो पार्ट्स में करते हैं। द सेक्शन जिसमें स्टोरीज दी गई हैं वो नैरेटिव है, और जिसमें सोशल नॉर्म्स, क्या मान्यताएं मानी जाती थी नहीं मानी जाती थी, उसको डिडक्टिव सॉरी डायडैक्टिक कहा जाता है। डिवीजन वाटर टाइट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे जो स्टोरी है वो डिटेक्टिव सेक्शन में चली जाए, और कोई ऐसा जो सोशल मैसेज जो वो सोसाइटी को देना चाहते हैं वो नैरेटिव सेक्शन में चला जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑथर्स की बात करें तो ओरिजिनल स्टोरी जो है, ये माना जाता है कि जब लड़ाई में, युद्ध में जो चैरियट बार्ड्स जाया करते थे, जो जिनको सुतास कहा जाता था, जब लड़ाई होती है तो राजा के साथ उसके आगे एक चैरियट होता है, जैसे अर्जुन के चैरियट कृष्ण जी बने थे, तो वो वॉरियर को एकम्पनी करते हैं लड़ाई के, युद्ध के मैदान में। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है पूरा युद्ध, और वो वापस आके लोगों को वो पूरी आंखों देखी बात बताया करते थे। तो ये ओरली होता था। तो इनिशियली माना जाता है कि जो ये पूरा पूरा युद्ध हुआ, ये ओरली पोएम्स के तौर से, कहानियों के तौर से उन चैरियट बार्ड्स ने, उन जो उनके सारथी होते थे, उन्होंने बताया। 5th सेंचुरी से ब्राह्मण्स ने स्टोरीज को ये कमिट किया कि उन्होंने लिखना शुरू किया। अभी तक ये ओरल था, अब इन्होंने इसको राइट करना शुरू किया एट द टाइम जब कुरु और पंचाल महाजनपदास थे, और जिनके आसपास ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती थी, और बेसिकली उनके किंगडम के ऊपर। 200 सेंचुरी बीसी से लेके 200 कॉमन एरा तक अगर हम देखें, वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग, और इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है महाभारत के, और उन्हें माना जाता है वो एक इनकारनेशन, अवतार हैं विष्णु जी का। तो विष्णु जी के अलग अलग अवतार हैं, जैसे राम जी भी विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। तो जब महाभारत की बात होती है तो कृष्ण जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अगर हम 200 से 400 कॉमन एरा की बात करें, तो डिडक्टेड सेक्शन जो मनुस्मृति में है वो ऐड किया गया, जो सोशल मान्यताएं हैं, नॉर्म्स हैं, वो सारा सेक्शन उसमें ऐड किया गया था। इन एडिशन इनिशियली 10,000 से भी कम छंद थे, पर धीरे धीरे वो 1 लाख तक बढ़ गए। इनॉर्मस ये जो कॉम्पोजिशन है, ट्रेडिशनली माना जाता है कि एक सेज थे नेम व्यासा, वेद व्यास जी, उन्होंने ये लिखा था, बट ओरिजिनली ओरली ये वहां से शुरू हुआ था। सर्च ऑफ कन्वर्जेंस फाइंडिंग हिस्टोरिकल ट्रुथ। अब बीबी लाल, एक एक्सकेवेशन जब हुआ 1951 से 52, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, इन्होंने हस्तिनापुर, जिसका जिक्र आता है महाभारत में भी, उन्होंने मेरठ में जो हस्तिनापुर था इसको एक्सकेवेट किया। अब हम ये श्योर नहीं है कि हस्तिनापुर वही है जो उस कहानी में दिया गया है, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि इसका नाम भी हस्तिनापुर है और उसका नाम भी हस्तिनापुर था। तो 5 लेवल्स हस्तिनापुर में उनको देखने को मिलते हैं। जब बीबी लाल ने वहां पे देखा तो 3rd और 2nd इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने नोट किया कि जो 2nd फेज है उसमें घरों के बारे में उन्होंने लिखा कि कोई डेफिनेट प्लान नहीं है। वॉल्स मिलती हैं जो मिट्टी और ब्रिक्स से बनाई गई हैं। मड प्लास्टर देखने को मिलता है। हाउस हैड रीड वॉल्स, प्लास्टर्ड वॉल्स थी, ये माना जाता है। 3rd फेज जो है वो कह रहे हैं कि हाउसेस प्रॉपरली मड ब्रिक्स और एज वेल एज बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुए हैं। सोप जार्स और ड्रेन्स, जो नीचे हाउसेस के नीचे ड्रेनेज है, वो भी देखने को मिलता है। टेराकोटा रिंग वेल्स मिलते हैं, जो माना जाता है कि ड्रेनेज पिट और वेल्स की तरह यूज किए जा सकते होंगे। जब हम महाभारत में एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर देखते हैं वो है द्रौपदी की मैरिज, पॉलीएंड्री, जिसमें एक वाइफ के 5 हस्बैंड थे। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट कि पॉलीएंड्री मे बी प्रेवलेंट इन सम ऑफ द रूलिंग पॉइंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अनदर फैक्ट जो पॉलीएंड्री के बारे में बताया जाता है कि वो डिसफेवर हुआ ब्राह्मण्स में, जिन्होंने बाद में इस टेक्स्ट को रीडेवलप किया और इस पे काम किया। तो ये बाद में पॉलीएंड्री डिसफेवर हो गया
कि इसको सही नहीं माना जाने लग गया। सम हिस्टोरियंस ये भी नोट करते हैं कि पॉलीएंड्री हमें अनयूजुअल लगती है और अनडिजायरेबल ब्राह्मण्स के पॉइंट से, लेकिन ये हिमालय के कुछ रीजन्स में प्रेवलेंट हो सकती है। कुछ ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब वॉर होता है या फिर अगर शॉर्ट एज ऑफ वुमेन है, तो फिर वॉरफेयर के टाइम पे, पॉलीएंड्री का क्राइसिस के टाइम पे जब वुमेन कम है, तो पॉलीएंड्री में भी सिस्टम की तरह फॉलो किया जाता हो। कुछ अर्ली सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि पॉलीएंड्री ये ना ही सिर्फ फॉर्म ऑफ मैरिज, बट वी नीड टू रिमेंबर अ क्रिएटिव लिटरेचर नरेटिव जो एक स्टोरी की फॉर्म में दिया गया। तो हमें हर चीज को लिटरली जो लिखा गया है वो नहीं लेना, बट कुछ एक फॉर्म ऑफ स्टोरी के लिए भी कुछ चीजें ऐड की गई होंगी। महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट। जब महाभारत, द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद संस्कृत वर्जन। वक्त के साथ सेंचुरीज में इसमें हर रीजन के हिसाब से लैंग्वेजेस में इसको बनाया गया। लोगों ने कम्युनिटी में इसको अपनी भाषा में लिखा है। महाभारत को काफी सारी स्टोरीज है जो उस रीजन के बेस पे, उस मान्यताओं के जो वहां के लोग मानते हैं, वो भी उस एपिक में उन्होंने ऐड की हैं। लेकिन जो सेंट्रल स्टोरी है कि कजन्स की लड़ाई हुई थी कौरव पांडव की लैंड और पावर के लिए, वो सेम रहती है। जो महाभारत के एपिसोड्स हैं वो हम स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां और पेंटिंग्स मिलती हैं, उनसे भी हमें समझने में हेल्प मिलती है। हमें आर्ट, लोग प्ले परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं और अदर काइंड ऑफ नरेशन स्टोरीज बता के इस चीज में हमें महाभारत को एक्सप्लेन किया जाता है। तो महाभारत इसीलिए एक डायनामिक टेक्स्ट है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इज अ महाभारत डायनामिक टेक्स्ट, तो हियर इज योर आंसर। तो ये था, आई होप इसमें मैंने काफी सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 3। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये पीडीएफ की आप टेंशन मत लेना, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप ये वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके एमसीक्यू की वीडियो भी है, तो वो भी आप देख सकते हो हेल्प के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी ड्यूटी है, बाकी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, उसमें मैं चैप्टर 4 के नोट्स डिस्कस करूंगी। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।